ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर सेकेंड ईयर की जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके पहले का जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसका पीडीएफ आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। ठीक है, यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है आपको, सिंपली आपको अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। फोन में गूगल ओपन कीजिए, सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, आपको पहला ही मिल जाएगा globaliti.org के नाम से। इस पर आप क्लिक कर लेना, इस टाइप से टैब ओपन होगा और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, अगर आप मोबाइल में जब यूज करोगे ना तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आपको उन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी। इसके लिए आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन होगा। फिर आपको बिल्कुल नीचे स्लाइड करके चले जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर लिखा हुआ। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा, नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे बिल्कुल स्लाइड करते हुए चले जाना है और यहाँ पर देखेंगे आप, मिल जाएगा आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो इस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है, रिजल्ट कैसे देखना है, अगर डिटेल में आप इस पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप पहली वाले पार्ट देख लीजिए। जब मैंने पार्ट 1 बनाया था तो उसमें पूरा बाकायदे टेस्ट दे करके उसका रिजल्ट कैसे देखा जाता है, आपका कौन सा आंसर सही था कौन सा गलत था उसको कैसे चेक करना, सब मैंने बताया हुआ था। तो वहां पर जाकर के एक बार आप देख लेना पार्ट 1 वाली वीडियो, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको टेस्ट वगैरह कैसे देना है, क्या करना है। ठीक है, बाकी अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इंग्लिश वाला एक बार पार्ट पढ़ लेते हैं। विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ, शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट के लिए तो आप ध्यान से याद करो, जब मैं फाइल वगैरह सबके बारे में मैंने बता रखा है, पिलर फाइल, टिंकर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, वार्डिंग फाइल। क्यों पता रखा, क्योंकि ये सब पहले भी आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन में। इसीलिए जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो सारे ऑप्शन की बात करता हूं, जिससे कि वो कुछ भी पलट करके पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी फाइल थी जो कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जा रही थी, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज कर रहे थे उस फाइल का। और किस लिए यूज कर रहे थे, एल्युमिनियम, तावा, पीतल वगैरह को घिसना हो, जो सॉफ्ट मटेरियल है, एल्युमिनियम, तावा, पीतल को घिसना हो। या फिर मैंने बताया था कि आजकल उसका यूज प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी करते हैं, नॉन मेटेलिक, बोला है ना, नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो मेटेलिक नहीं है, धातु नहीं है, तो प्लास्टिक धातु है नहीं, तो नॉन मेटेलिक मटेरियल मतलब प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी करते हैं। किसका करते हैं, ड्रेडनॉट फाइल। ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, मैंने बार बार बताया था कि जो ड्रेडनॉट फाइल होती है या सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है, एल्युमिनियम, तावा, पीतल वगैरह, या फिर आजकल इसका नाम प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी यूज करते हैं, मतलब नॉन मेटेलिक मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रेडनॉट फाइल। इसका फिगर आपको यहाँ सामने दिख भी रहा होगा, ड्रेडनॉट फाइल का फिगर है। बाकी जो पिलर फाइल है, तो पिलर फाइल मैंने आपको बताया है कि यह कैसी होती है, हैंड फाइल के समान होती है। हैंड फाइल के समान का मतलब है जैसे हैंड फाइल चौड़ाई में समानांतर होती है, वैसे यह भी चौड़ाई में पूरा समांतर होती है। चौड़ाई में कोई भी टेपर नहीं होता। हैंड फाइल में एक किनारे पर दांते कटे होते हैं, जैसे एक किनारा से फेज होगा, दांता कटा होगा और एक पे नहीं कटा होगा, जो दोनों साइड किनारे होते हैं ना, तो एक किनारे पर क्या होगा, जो एक साइड का किनारा होगा उस पर दांता कटा होगा और जो दूसरी साइड का किनारा होगा उस पर दांता नहीं कटा होगा, जिसे से फेज बोलते हैं। तो हैंड फाइल की तरह होगी। डिफरेंस क्या था, तो मैंने बताया था कि जो हमारी पिलर फाइल होती है वह हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा अधिक मोटी होती है। ये भी डिफरेंस होता है। और इनका यूज नैरो वर्क के लिए किया जाता है, पतली जगहों के लिए किया जाता है, संकीर्ण जगहों पे। टिंकर फाइल क्या होती है, तो टिंकर फाइल आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, ये तो पिलर फाइल का हो गया। टिंकर फाइल यहाँ पर आ जाएगी घूम करके, ये टिंकर फाइल है। ठीक है, ऊपर जो है यह फाइल है आपको, नीचे आपको हैंडल दिख रहा है टिंकर फाइल का, यह क्या है, हैंडल है, और यह जो है आपकी टिंकर की फाइल है। तो इनमें क्या होता है, जो टिंकर फाइल होता है इसके एक ही साइड दांते बने होते हैं, इसके पीछे वाले साइड में दांता नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाली साइड पे हैंडल को फिट करेंगे। एक ही साइड दांता कटा होता है और दोनों साइड होल होते हैं। होल इसलिए होते हैं ताकि पीछे की साइड से फिर इस पर हैंडल को लगाया जा सके। इस हैंडल को इस होल के पीछे साइड लगाते हैं और फिर से फाइलिंग करते हैं। तो बड़ी सरफेस पे कहीं फाइलिंग करना हो, या ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो पार्ट्स होते हैं उनकी टिंकरिंग करने के बाद फिनिशिंग करना हो तो टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, हैंडल की तरह है भी, जैसे रंदा होता है लकड़ी के कामों में, रंदा से हम लोग करते हैं ना फिनिशिंग, वैसे इसमें भी है। हैंडल को इस फाइल के ऊपर लगाइए और फिनिशिंग कीजिए। इसमें एक ऐसे साइड दांता कटा हुआ, पीछे वाला बिल्कुल प्लेन है।
उसके बाद ये आपका क्या है, वार्डिंग फाइल है। वार्डिंग फाइल आपको लास्ट वाला जो फिगर दिख रहा है, वार्डिंग फाइल क्या है, वार्डिंग फाइल भी आगे देख रहे होंगे ऐसे तिकोना टाइप का ऐसे बना होता है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जहां पे कोई संकीर्ण जगह है, जहां पे चौड़ाई फाइल नहीं जा सकती, तो आगे वाला जो नुकीला हिस्सा, पतला हिस्सा, वहां संकीर्ण जगह पर भी जाकर के फाइलिंग कर सकता है। प्लस जो मेन काम है वार्डिंग फाइल का वो क्या होता है, तालों की मरम्मत के लिए, ताले की मरम्मत हो या की का हार्ड नाच करना हो, तो चाबी का जो होता है हार्ड नाच करना हो या फिर ताले की मरम्मत करना, तब उसके लिए स्पेशली वार्डिंग फाइल यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परिष्करण के उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है? परिष्करण उपकरण के रूप में, इंग्लिश वाला देखिए ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है, एक्यूरेट फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल, फिनिशिंग टूल के रूप में किसको यूज करते हैं? और इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, प्रिसीजन स्मूथनेस मतलब बहुत ही अच्छी स्मूथनेस हमें मिले, सटीक स्मूथनेस मिले। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइल होता है फिनिशिंग के रूप में, प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के रूप में स्विस पैटर्न फाइल होता है, जो ऑप्शन है आपका स्विस पैटर्न फाइल, जिसको हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के रूप में, बोला ना फिनिशिंग टूल के रूप में, तो वह स्विस पैटर्न फाइल होता है। और स्विस पैटर्न फाइल के द्वारा ही हम अधिक एक्यूरेसी की फिनिशिंग कर पाते हैं, एक्यूरेट फिनिशिंग कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जहां स्मूथनेस की बात आएगी या फिर आपका फिनिशिंग उपकरण की बात आएगी तो वह स्विस पैटर्न फाइल होता है। फिगर आपको दिख रहा होगा, यह वाला जो है स्विस पैटर्न फाइल का है, ठीक है। ये मैंने बताया, अभी आगे वाला ये वाला ऐसा देख करके बिल्कुल आसानी से पहचान भी सकते हैं। बाकी ड्रेडनॉट फाइल अभी हमने पीछे देखा, यह जो नीचे वाले फिगर आपको दिख रहा है ड्रेडनॉट फाइल का है, या किसके लिए था मैंने पीछे अभी जस्ट इसके पीछे ही बताया। पिलर फाइल भी इसके पीछे बता दिया हूँ, वार्डिंग फाइल भी बता दिया हूँ, तो ये अभी आप देख लीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फिलर गेज के बीआईएस सेट की मोटाई सीमा क्या है? फिलर गेज क्या होता है? तो किन्हीं दो पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए फिलर गेज यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था याद करने का तरीका। फिलर का मतलब फिल हो जाना, और फिल होने का मतलब भर जाना। कोई चीज भरी जाएगी तो कहीं पे कोई चीज कब भरी जाएगी? जब गैप होगा तो उसमें फिल हो जाएगा, भर जाएगा। जो भर जाएगा तो उस गैप को वह चेक कर देगा। तो फिल का मतलब गैप में भर जाना, तो मतलब गैप को चेक करने के लिए, किन्हीं दो पार्ट्सों के बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए, दो पार्ट के बीच में क्लियरेंस कितना है या गैप कितना है उसको चेक करना। कभी कभी क्लियरेंस लिख देता, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गैप की जगह क्या लिख देगा? क्लियरेंस लिख देगा। तो क्लियरेंस का है या फिर गैप का है, ठीक है। दो पार्ट्सों के बीच में जो क्लियरेंस रह गया है, जो गैप रह गया है, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिलर गेज का। ये फिगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, मैंने फिगर ले लिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। यह फिलर गेज इस टाइप से दिखता है। हमारी कई सारी ब्लेड होती है और उन पर उनकी मोटाई अंकित होती है। दो पार्ट हो जाएंगे हमारे, एक पार्ट यह हो गया और भाई एक पार्ट यह हो गया। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो अब इसमें हम ब्लेड को डाल करके चेक करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला 0.3, 0.03, 0.04, 0.04 भी एकदम लूज जा रहा है, फिर 0.05 भी जा रहा है, 0.06 भी चला जा रहा है, 0.07 इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब इसके पहले कौन गया था? 0.06 वाली ब्लेड गई थी। तो हम समझ जाएंगे कि इनके बीच में गैप कितना है? 0.06। इस ब्लेड पे अंकित मोटाई को पढ़ लेते हैं। ब्लेड पे उसकी मोटाई अंकित रहती है कि यह ब्लेड जो कितनी मोटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा गैप है तो हम 2 या 3 ब्लेडों को एक साथ मिला करके उस गैप में भर देते हैं, फिर तीनों ब्लेड पे जो मोटाई अंकित होती है उनको जोड़ लेते हैं। इस तरह से पता चल जाता है गैप कितना है, ठीक। और एक चीज और क्वेश्चन में जो पूछा उसकी बात करते हैं कि फिलर गेज के बीआईएस सेट की मोटाई सीमा क्या होती है, कि इनकी मोटाई की रेंज क्या होती है। तो जो हमारा फिलर गेज होता है ना, इसकी जो मोटाई की रेंज होती है, ठीक, मोटाई की जो रेंज होती है वो 0.03 से 1 mm की मोटाई में मिलते हैं, ठीक है। 1.0 लिख दे, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा और कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 0.03 से 1 mm की मोटाई में, 10 नहीं है 1 है, 0.03 से 1 mm की मोटाई में हमारा ब्लेड मिलता है। और एक चीज और जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा फिलर गेज होता है उसके ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। अगर लंबाई की बात करता तो लंबाई जो जनरली होती है स्टैंडर्ड, वो 100 mm होती है। कितनी होती है? 100 mm की लंबाई में इनकी ब्लेड पाए जाते हैं। और मोटाई की बात करें तो 0.03 से 1 mm की मोटाई में मिलते हैं। और इसमें भी ये देखा जाता है कि किस स्टेप में, स्टेप का मतलब है कि एक ब्लेड के बाद जब दूसरा ब्लेड आएगा तो उनके बीच गैप कितना रहेगा, फिर जो दूसरा से तीसरा बनेगा तो उन दोनों के बीच कितना रहेगा गैप। तो स्टेप ऑफ गैप, मतलब गैप की बात करें तो एक से दूसरे पे जब हो जाता है तो जो स्टेप होता है उनका कितने का होता है? तो वह होता है आपका 0.01 का, 0.01 लिखिए, 0.01 लिखिए, दोनों की बात है। कहने का मतलब है जैसे यह वाला ब्लेड है ना, यह वाला जो ब्लेड है 0.03
3 mm मोटा है, तो इसके जस्ट अगला ब्लेड कितना होगा 0.04 mm मोटा होगा। इसके जस्ट अगला ब्लेड कितना मोटा होगा 0.05 mm मोटा होगा। इसके जस्ट अगला 0.06 mm मोटा होगा। तो आप देख रहे हैं ना सभी ब्लेडों में जो स्टेप आ रहा है कि उसके बाद अगला वाला ब्लेड आ रहा है तो उनके बीच में कितना गैप रखा जा रहा है, क्या स्टेप रखा जा रहा है, तो 0.03 से 0.04, 0.01 का गैप है यहाँ पे इन दोनों के बीच में 0.01 mm का, फिर 0.04 से 0.05, इसमें भी 0.01 mm का, 0.05 से 0.06, 0.01 mm का। मतलब इसी गैप पर हमारे ब्लेड बनाए जाते हैं। मोटाई तो 0.03 से 1 mm तक होती है, तो उनके बीच में जो गैप होता है वो हमेशा समान रहता है 0.01 mm का। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। तो क्वेश्चन में देखिए फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या होती है, तो 0.03 से 1 mm होती है। किस स्टेप में होती है, 0.01 mm की स्टेप में होती है। स्टेप क्या होता है यहाँ मैंने आपको बताया, तो रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए तो हमेशा याद रहेगा। ऑप्शन कौन सा आपका होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 0.03 से 1 mm किस स्टेप में, 0.01 mm की स्टेप में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस स्लिप गेज का ऊंचाई कितना है। देखिए यहाँ इसको भी हमने पहले कर रखा है, लेकिन अभी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ था ना, इस बार क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ गया कि भाई जो मैंने आपको बताया था कि नीचे डेटम सरफेस होती है जिसके रूप में हम किसको यूज कर सकते हैं, सरफेस प्लेट को यूज कर सकते हैं। या साइन बार होता है, साइन बार के दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो साइन बार की लंबाई होती है। अब क्वेश्चन में थोड़ा फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए दोनों सेंटर के बीच लाइन गई हुई है और इसका डायमेंशन दे भी रखा है 100 है। कितना है 100 है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 है और हमसे पूछ रहा है स्लिप गेज की ऊंचाई। आपको मालूम है कि यहाँ पे स्लिप गेज कई सारे ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 स्लिप गेज लगे हुए हैं। तो ये टोटल स्लिप गेज की मिलाने पर ऊंचाई कितनी होगी हमें यही निकालना है, यही हमें निकालना है। लंबाई हमें साइन बार की लंबाई पता है 100 पता है, और क्या पता है इस स्लिप गेज का ऊंचाई इधर का। वहां पे देखिए क्यू का मतलब थीटा की बात कर रहा है, जो एंगल या क्यू कह लीजिए, वहां पे क्यू लिख रखा है या थीटा कह लीजिए। यह कितना है 25 डिग्री, थीटा का मान 25 डिग्री और 25 डिग्री का मान भी दिया, इसलिए निकालना बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फार्मूला आपको ध्यान होगा कि जो हमारा साइन बार होता है वो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है, तो इस आधार पर निकाला गया था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। आपको अगर याद हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहीं से फार्मूला बनाया गया था। तो लंब क्या है, तो लंब की जगह पे यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन जाएगा एक ना, ऐसे साइन बार के लिए एक त्रिभुज बन गया। तो अब यहां से देखा जाए तो लंब का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लिप गेज कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर लंब की जगह स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बटे नीचे क्या हो जाएगा कर्ण की जगह पर क्या है, तो हम देख रहे हैं कर्ण की जगह पे साइन बार रखा हुआ है, कर्ण की जगह पे साइन बार रखा हुआ है। तो फार्मूला यहीं से आया हुआ, फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। साइन बार की लंबाई, कई लोग फार्मूला रटते रहते हैं भूलते रहते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ ध्यान रखें, मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि जो हमारा साइन बार होता है वह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। तो साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब की जगह स्लिप गेज और कर्ण की जगह साइन बार, तो वही चीज आ गया हमारा। अब साइन थीटा का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है, साइन थीटा का मान, थीटा का मान 25 डिग्री है, थीटा का मान क्या है 25, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू स्लिप गेज की ऊंचाई, वही हमें निकालना है। स्लिप गेज की ऊंचाई मान लीजिए क्या है, h है, यही क्वेश्चन में दे रखा है, h है, वही हमें निकालना है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई मतलब h है, यही निकालना है। साइन बार की लंबाई कितना है 100 है, रख दीजिए यहाँ पे 100। अब यहाँ देखिए साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री का मान बहुत ही अच्छा है कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कितना है 0.4226, यहाँ पे रख लीजिए h अपान 100 इज इक्वल टू साइन बार का, सॉरी साइन 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0.4226। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर 100 बटे में इधर जाएगा तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो 0.4226 इंटू 100। अब आंसर क्या आएगा आपका, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी हम दशमलव वाली संख्या में गुणा या भाग करते हैं 100, 10, 100, 1000 किसी का भी, इस चीज को आज नोट कर लीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन करने आ जाएगा कि जब भी हम कभी गुणा या भाग करते हैं दशमलव वाली संख्या में या नॉर्मल संख्या हो, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो अगर मान लीजिए 10, 100, 1000 से करते हैं, जब इस टाइप की संख्या हो, तो जब गुणा किया जाता है ना तो एक के आगे जितना जीरो होता है, एक के आगे जितना जीरो होता है दशमलव उतना दाहिनी अंक की ओर खिसक जाता है, ठीक है। एक के आगे जितना जीरो होगा दशमलव उतना ही दाहिनी
दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो एक के आगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, एक के आगे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, 1 अंक 2 अंक, मतलब 42.26 हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे अगर भाग होता तो भाग में इसका उल्टा हो जाएगा। दोनों चीज ध्यान रखिए कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी ओर खिसकता है, कितना खिसकता है, जितना जीरो होता है। जब भाग करते हैं तो दशमलव बाईं ओर खिसकता है। गुणा करने पर दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा और भाग करने पर, नोट कर लीजिए कहीं पे, कि जब भाग किया जाता है तो बाईं ओर खिसकता है, कितना, जितना जीरो होता है। अगर जैसे इसी में 100 का भाग देते हैं ना, अब जैसे इसी में 100 का भाग देना हो तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाईं ओर दशमलव खिसकेगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे 858 हो गया आपका, 0.60 है, इसमें 100 से भाग देना हो तो जब भाग देंगे तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव बाईं ओर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 8.5860। और जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाईं ओर खिसकता है, कितना खिसकता है, जितना जीरो रहता है उसके बराबर खिसकता है। तो यहां से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 42.26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है, या थोड़ा किया जाता है, नहीं किया गया है, पूछ रहा है कि ये जो फिगर है इसमें यह उपकरण जो दिखाया गया है कौन सा उपकरण है जिससे हम कार्यखंड के, देखिए यहाँ पे आंतरिक व्यास को नाप रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। इंग्लिश देखिए, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायामीटर। ठीक है, कार्यखंड के आंतरिक व्यास, यहाँ बाहरी लिखा हुआ, जबकि इंग्लिश सही है। आपको देखेंगे एग्जाम में भी लिखा होता है कि हमेशा इंग्लिश वाला मान्य होगा, एग्जाम वगैरह में भी यही चीज लिखा होता है ना, आंतरिक यहाँ पे रहेगा, बाहरी नहीं रहेगा। कार्यखंड के आंतरिक, क्योंकि यह फिगर में देखिए आंतरिक को माप रहा है, मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं या एक हमारे पास कोई उपकरण है जिसमें रखा क्या गया, तो ध्यान से देखिए, आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, एक ब्लॉक यह दिख रहा है, ऐसे लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इस टाइप से एक ब्लॉक यह दिख रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ऊंचाई इसकी, एक ब्लॉक या 3 ब्लॉक इसमें रखे गए हैं यहाँ से यहाँ। तो ब्लॉक किस ब्लॉक के रूप में क्या होता है, तो आपको ध्यान होगा, ब्लॉक के रूप में हमारा स्लिप गेज होता है। क्या होता है, स्लिप गेज होता है। स्लिप गेज जो होते हैं हमारे ब्लॉक के रूप में होते हैं, उनकी मदद से हम परिशुद्ध लंबाई की माप कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम उनकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है सही है या नहीं है। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, उनकी एक्यूरेसी को भी चेक किया जा सकता है। तो इसमें स्लिप गेज का यूज किया गया है। यह एक विशेष जबड़ा है जिसमें 2-3 ब्लॉक स्लिप गेज के यूज करके इनके इनर डायमीटर को मापने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो स्लिप गेज होता है उन पर भी उनकी लंबाई या मोटाई जो होता है अंकित होता है। तो तीनों स्लिप गेज यूज किए गए, 3 स्लिप गेज, तो तीनों हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि इनका मोटाई, इनका क्या है, जो मान होगा उसको जोड़ देंगे, वही इसका फिर इनर डायमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी आपको दिख रहा है, पेयर ऑफ स्पेशल जॉ बाय यूजिंग स्लिप गेज, मतलब इस स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, यह एक विशेष जबड़ा की जोड़ी है जिसमें हम स्लिप गेज का यूज करके इस इनर डायमीटर को मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर तो आप देखते ही पहचान जाते हो, अलग टाइप का होता है। आउटसाइड कैलिपर भी आपका अलग टाइप का होता है भाई, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर देखे हैं ना, इस टाइप से नहीं होता है, ऐसे ऐसे बना होता है आउटसाइड कैलिपर बाहरी डायमीटर लेने के लिए, और जो वर्नियर कैलिपर होता है यह तो आपका अलग ही होता है। ठीक है, एक साइड ऐसे जबड़े बने होते हैं और या ऊपर इस टाइप से तिरछी टाइप का बना होता है ना, ऐसे तिरछा थोड़ा सा ऐसे नुकीला रहेगा, ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो इस टाइप से वर्नियर कैलिपर हमारा होता है। और पीछे इसमें डेप्थ गेज भी लगा होता है जिससे गहराई भी माप पाता है, तो यह फिगर अलग होता है। तो यह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड जिसे कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश जानना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जिसको अंशांकन लिख दिया है, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा है। ये भी मैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने चारों के बारे में बताया था, जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, फिर मैं बता देता हूं एक बार। कैलिब्रेशन ग्रेड जो होता है आपका, वो ऑप्शन बी वाला जो है ग्रेड 00, इसी को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किसी अन्य गेज को चेक करने के लिए। मतलब यह गेज जो होता है जॉब को चेक नहीं करता है, जो ग्रेड 00 वाला ग्रेड होता है जिसे कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं, यह अन्य गेजों को चेक करता है, जो गेज बने हुए उनको चेक करता है कि वह सही है या नहीं है। ठीक है, यह जॉब को चेक नहीं करता है, या जो कि हमारे चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनको ही चेक कर देगा कि जो इंस्ट्रूमेंट और बाकी हैं वो सही है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है ना कि गेज को। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेड 0,
जो ऑप्शन ए वाला आपको दिख रहा है यह ग्रेड 0 वाला है ना, यहां मैं अलग लिख देता हूं, ग्रेड ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेड 1 और फिर आता है आपका ग्रेड 2, ये चारों है हमारे पास। ठीक है, यह वाला क्या हो गया, कैलिब्रेशन ग्रेड हो गया, कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जानते हैं। और किस लिए यूज करते हैं मैंने आपको बताया, अन्य गीजों को चेक करने के लिए, नॉर्मल कामों के लिए यूज नहीं होता है। जो ग्रेड 0 होता है यह इंस्पेक्शन ग्रेड होता है। कौन सा ग्रेड होता है, इंस्पेक्शन ग्रेड होता है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए निरीक्षण गेज कहते हैं। किस लिए यूज किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है, जांच करने के लिए किया जाता है, टूल वगैरह का। ठीक है, जो टूल वाला होगा आपका, जो ग्रेड 1 है, यह टूल वाला आएगा हमारा ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्कशॉप ग्रेड। क्या कहते हैं, वर्कशॉप ग्रेड। ठीक है, इसका यूज कहां किया जाता है, तो प्रिसीजन टूल रूम में यूज किया जाता है, मतलब जो सूक्ष्म मापी टूल है, प्रिसीजन टूल रूम में जो सूक्ष्म मापी टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए, प्रिसीजन टूल रूम में जहां पे टूल रखे गए, प्रिसीजन टूल रखे गए जिस रूम में, वहां पर यूज किया जाता है उन प्रिसीजन टूल को, सूक्ष्म मापी टूलों को चेक करने के लिए वर्कशॉप ग्रेड जो कि ग्रेड 1 होता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट में जो होता है हमारा यह साधारण वर्कशॉप में, जो ग्रेड 2 होता है हमारा, यह साधारण वर्कशॉप में यूज किया जाता है जॉब को चेक करने के लिए, साधारण वर्कशॉप में। ठीक है, या कभी कभी यूज किया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, बीच बीच में चेक करने के लिए कहीं गेज खराब तो नहीं हुआ है। और यह जो होगा रेगुलर यूज होगा वर्कशॉप ग्रेड वाला प्रिसीजन टूल रूम में, मतलब टूल को चेक करने के लिए यूज होगा। और लास्ट वाला जो होता है वह साधारण हमारा वर्कशॉप में यूज किया जाता है। तो ये सारे हो गए। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा था कैलिब्रेशन ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड ग्रेड 0 वाला होता है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप का उपयोग किया जाता है। तो प्रिसीजन वाला कौन सा था, ग्रेड 1 वाला था, भी मैंने बताया था, कैलिब्रेशन, ठीक है, इंस्पेक्शन ग्रेड और वर्कशॉप ग्रेड जो कि प्रिसीजन टूल रूम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। यह स्लिप गेज है और यह क्या किया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो इसका फिगर मैंने पहले भी आपको दिखाया कि यह 2 स्लिप गेज को एक दूसरे के क्रॉस में रखा गया है। फिर यहाँ देखिए एरो भी है कि इसको इधर इसको इधर, स्लिप गेज को आपस में घुमा करके से सीधा करेंगे, फिर इसको आगे ले जाएंगे, फिर वापस खिसका करके सीधे में ले आएंगे। इससे क्या होगा कि इन दोनों स्लिप गेज के बीच का जो वायु है, जो एयर है, वह हट जाएगी, इनके बीच में कोई भी एयर नहीं रहेगा, तो इनके बीच वैक्यूम उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से ये दोनों स्लिप गेज एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और आपको मालूम है कि 2 स्लिप गेजों को एक दूसरे से जोड़ने की जो विधि होती है उसको रिंगिंग विधि कहते हैं या व्रिंगिंग भी कहते हैं, जो भी समझ लीजिए। W से V भी हो जाएगा, रिंगिंग भी हो जाएगा, व्रिंगिंग भी हो जाएगा, जो भी हो, बस आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे W से आपको इसलिए इंग्लिश वाला ध्यान रखना, ठीक है, रिंगिंग। स्लाइडिंग क्या होता है, तो जब 2 चीजें एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी तो स्लाइडिंग होगा। ग्लेजिंग क्या होगा, तो देखिए ग्लेजिंग और लोडिंग मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ये दोनों वर्ड किस में आते हैं, ये दोनों वर्ड ग्राइंडिंग में यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस में, ग्राइंडर में। तो जो मैंने बताया था आपको कि जो ग्राइंडिंग व्हील है, अगर उसमें जो हम जॉब की जिसकी फिनिशिंग कर रहे हैं उसके कड़ ग्राइंडिंग व्हील के कड़ों के बीच में भर जाए, जॉब के जो बुरादे हैं, जो कड़ हैं, वह ग्राइंडिंग व्हील के बीच में भर जाए, उनके कड़ों के बीच में भर जाए, तो भाई उसमें भर गया मतलब लोड हो गया, लोडिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, जब उसमें भर जाता है कड़। और ग्लेजिंग कब बोलते हैं, लोडिंग वाला समझ में आया ना, लोड हो गया। क्या लोड हो गया, जो जॉब का बुरादा था वह ग्राइंडिंग व्हील में लोड हो गया, उसके कड़ों के बीच में भर गया, तो वह लोडिंग कहलाता है। ग्लेजिंग क्या होता है, आपको मालूम है जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वह कई सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स ऐसे तीक्ष्ण मतलब शार्प अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें हमें ये होना जरूरी होता है कि जो भी हमारा अब्रेसिव पार्टिकल है, मान लीजिए घिस गया, जो ब्लंट हो जाए, तो ये अपना स्थान छोड़ करके गिर जाए और उसके नीचे से फिर नया वाला निकल के आके फिर उसी तरह तेजी से कटाई करे। इसी प्रोसेस पे ये काम करता है ग्राइंडिंग में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल हैं इन्हें चिपकाया जाता है बॉन्ड मटेरियल के द्वारा। बॉन्ड की ताकत ज्यादा होने की वजह से यह पार्टिकल घिसने के बाद भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, यहाँ चिपके रहते हैं, जिससे कि नया कण बाहर नहीं आ पाता है। तो जब ऊपर वाला कण हमारा घिस जाता है और अपना स्थान नहीं छोड़ता है, तो वो घिसते घिसते बिल्कुल चमकने लगता है, सरफेस चमकदार हो जाती है। तो वही बोलते हैं कि जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील का अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाए और वहां पर सतह चमकदार हो जाए, चमकने लगे और अपना स्थान न छोड़े, तो उसी को बोला जाता है क्या, ग्लेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
व्हाट इज द यूज, इस गेज का उपयोग क्या है, ठीक है, व्हाट इज द गेज यूज, इस गेज का उपयोग क्या है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये तो गेज देखते ही आप पहचान जाओगे, यार पहले कई बार आ चुका है। कौन सा गेज है भाई, ये प्लग गेज है, लेकिन इस पे थ्रेड काट दिया गया है तो थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड रिंग गेज क्या होगा, तो वहां फिगर आपको दिख रहा है, थ्रेड रिंग गेज है क्योंकि इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ, थ्रेड नहीं कटा होता तो नॉर्मल रिंग गेज हो जाता। और आपको मालूम है कि प्लग है तो अंदर का चेक करेगा, रिंग है तो बाहर का चेक करेगा। थ्रेड लग गया है तो बाहर की चूड़ी चेक करेगी, और थ्रेड प्लग के साथ लग गया तो अंदर की चूड़ी को चेक करेगा। तो वही यहाँ पे कर भी रहा, देखिए इसमें थ्रेड कटा हुआ है, इस पाइप के अंदर थ्रेड कटा है तो अंदर की चूड़ी को चेक करने जा रहा है। उसके बाद स्क्रू पिच गेज, तो पिच को चेक करने के लिए मैंने बताया था इसमें कई सारे ब्लेड इस तरह से होते हैं, ब्लेड में हमारी थ्रेड कटी होती है, उस पर उसका पिच अंकित होता है, तो ये स्क्रू पिच गेज होता है। थ्रेड कैलिपर गेज, थ्रेड स्नैप गेज जो होता है, थ्रेड कैलिपर गेज इस टाइप से होता है, इसमें एनुअल लगे होते हैं, एनुअल होता है और उस पर थ्रेड कटी होती है। थ्रेड कैलिपर गेज या थ्रेड स्नैप गेज होता है हमारा, यह क्या करता है, प्रोफाइल को चेक करने के लिए, मतलब जो हमारा थ्रेड कटा हुआ थ्रेड के प्रोफाइल को या आकार को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए कह रहा है इस रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। रिंग गेज का उद्देश्य, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिंग गेज का उद्देश्य। ये फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर मैंने ले रखा था आपको समझाने के लिए, जिससे कि मैंने आपको बताया पहले भी ना कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब भी क्वेश्चन में जिस चीज का नाम लिया जा रहा है, जिस टूल का नाम लिया जा रहा है, अगर वह टूल का नाम आपको पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं बार बार आपको फिगर दिखा रहा हूं, आपको फिगर एकदम याद होना चाहिए। रिंग गेज ले कोई नाम तो आपके दिमाग में तुरंत रिंग गेज का फिगर आ जाना चाहिए कि रिंग गेज कैसे दिखता है। थ्रेड रिंग गेज का बोला जा रहा है तो तुरंत थ्रेड रिंग गेज का फिगर बन जाना चाहिए। अगर फिगर आपके दिमाग में बन जाएगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर ले जाओगे। तो इसलिए फिगर ध्यान रखना, याद करना बहुत जरूरी है। तो रिंग गेज बोला है तो रिंग गेज कैसा होगा, दिमाग में फिगर नहीं बन रहा है इसलिए मैंने यहां बना दिया है। ठीक है, देखो यहां बन गया है रिंग गेज। अब रिंग गेज क्या काम करेगा, तो आपको देख के लग रहा है भाई रिंग है और यह किसी शाफ्ट के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब शाफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करेगा। किसको चेक करेगा, शाफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या है, बाहरी व्यास की जांच करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छेद की व्यास जांच करना हो, मतलब होल का अगर डायमीटर चेक करना हो तो आपको मालूम है होल का डायमीटर चेक करने का मतलब क्या यूज होगा, प्लग गेज यूज होगा। क्या यूज होगा, प्लग गेज, जो इस टाइप से होता है हमारा, ये तो प्लग गेज होता है, प्लग गेज यूज होगा। एक साइड बड़ा रहता है और एक साइड छोटा रहता है। बड़ा वाला जो होता है हमारा गो होता है, छोटा वाला नो गो होता है। और इसमें जब उल्टा है, छोटा वाला गो होता है, बड़ा वाला नो गो होता है। तो ये हो गया हमारा चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर, टेपर शाफ्ट के व्यास को चेक करने के लिए। टेपर शाफ्ट के व्यास को चेक करना है तो हमारे पास टेपर रिंग गेज होगा, क्योंकि भाई शाफ्ट का व्यास मतलब बाहरी व्यास, और बाहरी टेपर हो गया भाई, टेपर शाफ्ट है मतलब बाहरी टेपर हो गया, तो बाहरी टेपर के लिए रिंग गेज होगा। लेकिन कौन सा वाला, टेपर वाला, तो टेपर रिंग गेज यूज कर लेंगे। और यहाँ पे बाहरी थ्रेड को, बाहरी की बात आएगा तो तुरंत रिंग गेज, और थ्रेड आ गया तो थ्रेड रिंग गेज। हमने पीछे भी इनका फिगर देखा भी है। इसी में क्या करते हैं, इसी में हम लोग थ्रेड काट देते हैं तो थ्रेड रिंग गेज हो जाता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा तो हो रहा होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। नाम का ही रहता है कि भाई 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा, देखिए सिर्फ नाम के लिए 10 क्वेश्चन। आप देखोगे 10 की जगह आपके 30 से 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं। समय ज्यादा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन भी आपके ज्यादा तैयार हो रहे हैं। इसको यहां से मत देखिए, उसके अंदर छुपे हुए भाग को पहचानिए। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं तैयार करो, हर एक में 4-4 है तो 10 को 40 हो गया ना, तो आप 30 से 40 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।